Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Summer IAS. I hope you all are doing well. तो आज के सेशन में हम 28 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर कहीं आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो कहाँ करना है और किस तरह से करना है ताकि आप बेहतर आंसर लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए एंड बहुत सारा नॉलेज है अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 28 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स। तो पहली जो न्यूज़ या पहला जो करंट अफेयर है उसमें हमको बात करनी है बम्बी बकेट के बारे में। बम्बी बकेट, जिसको कई बार हेलीकॉप्टर बकेट भी बोला जाता है या फिर हेली बकेट भी बोला जाता है, ये एक खास तरीके का स्पेशलाइज्ड कंटेनर होता है जिसको एक चॉपर या फिर एक हेलीकॉप्टर में केबल की मदद से लटकाया जाता है। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हेलीकॉप्टर या चॉपर है, यहाँ पे एक केबल की मदद से ये जो लटका के रखा गया है ये जो स्पेशल कंटेनर, इसको बम्बी बकेट बोला जाता है या फिर हेलीकॉप्टर बकेट या हेली बकेट, तीनों में से जो भी नाम आप इस्तेमाल करना चाहो। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी मदद से अगर कहीं पर जंगल में आग लगी हुई है तो वाइल्ड फायर्स के साथ में फायर फाइटिंग करने में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर देखिए जंगल में कहीं पर आग लगी हुई है तो चारों तरफ फिर आपका जंगल जल रहा होता है, अब वहां पर फायर ब्रिगेड तो पहुंच नहीं सकती और कोई दूसरा तरीका जिसकी मदद से इस तरीके की वाइल्ड फायर से लड़ा जा सके नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ग्राउंड पर पहुंचकर वहां पर इस वाइल्ड फायर को रोक सके। तो एक ही रास्ता बचता है कि अब ये जो जंगल की आग है इसके ऊपर ऊपर से हवा से पानी अगर गिराया जाए तो फिर इसको रोका जा सकता है, तब जो है इस फायर को और फर्दर जंगल को नुकसान पहुंचाने से हम बचा सकते हैं। तो वहां पर ये बम्बी बकेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। हेलीकॉप्टर की मदद से हम लोग ये इस बम्बी बकेट में एक बार में 3500 लीटर पानी लेकर जाते हैं और जहां पर भी वाइल्ड फायर है वहां पर इसको गिरा देते हैं। अब उसके बाद में अगर आपको फिर से पानी लेकर आना है तो आप जो भी आपका कोई रिवर है या फिर जो भी वाटर सोर्स है वहां पर आप जाओ और अपना जो हेलीकॉप्टर है उसको या आपका जो चॉपर है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ में करो, इतना नीचे करो कि ये जो बम्बी बकेट है पानी के नीचे चली जाए और वहां से फिर ये पानी वाटर वगैरह जो है उसको आप फिर से भर लो और उसके बाद में फिर आप लेकर आओ एंड जो भी जगह है जहां पर आपको इसकी ज़रूरत है वहां पर लेकर आओ और इसकी जो वॉल्व या फिर इसकी ओपनिंग है उसको आप हेलीकॉप्टर की मदद से ऑपरेट कर सकते हो, उसको खोल दो और फिर से आप इस पानी को वहां पे गिराओगे और वाइल्ड फायर जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फोटोग्राफ में देखिए ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये बम्बी बकेट है और ये इसका वॉल्व है जिसको खोलकर आप यहाँ से पानी गिरा रहे हैं। अब इस पानी को जहाँ पर भी वाइल्ड फायर वगैरह है वहाँ पर गिराकर वाइल्ड फायर को रोका जा सकता है। और जब आपको भरना हो तो जहाँ पर भी वाटर सोर्स है वहाँ पर लेकर आइए अपने चॉपर को, उसकी हाइट थोड़ा नीचे करिए, इतना नीचे करिए कि ये बम्बी बकेट जो है पानी के अंदर चला जाए, वहाँ से फिर ये पूरा अपना पानी भर लेगा। उसके बाद फिर आप चॉपर को ऊपर लेकर आइए और उसके बाद जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पर आप लेकर जाओ और ऐसे देखिए ये अपना चॉपर हो गया। ये एक रस्सी की मदद से या फिर एक स्ट्रिंग की मदद से आपने लटका के रखा है बम्बी बकेट को और ये बम्बी बकेट फिर 3500 लीटर पानी एक बार में जहाँ पे भी वाइल्ड फायर है वहाँ पे गिराकर उसको आगे बढ़ने से रोक सकती है और जंगल को फर्दर नुकसान पहुँचाने से बचाया जा सकता है। तो ये बम्बी बकेट का कंसेप्ट है, ये बम्बी बकेट का लॉजिक है, अपने को ये याद रखना है। अब सवाल ये उठेगा कि बम्बी बकेट के बारे में अपन पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका जवाब यह है कि पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई है। इनफैक्ट 3 दिनों से या फिर पिछले 72 घंटों से उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई है और इसके चलते लगभग 142 हेक्टेयर के ऊपर जो जंगल था वो पूरा साफ हो गया, जलकर खाक हो गया और अभी भी ये आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो फर्दर और जंगलों को नुकसान ना हो इससे बचाने के लिए एयरफोर्स अब बम्बी बकेट का इस्तेमाल कर रही है या फिर हेलीकॉप्टर बकेट का इस्तेमाल कर रही है और इसकी मदद से एयरफोर्स के चॉपर भर भर कर जो है पानी वगैरह गिरा रहे हैं इस वाइल्ड फायर के ऊपर ताकि इसको कंटेन किया जा सके और फर्दर जो है आगे जंगलों में बढ़ने से इसको रोका जा सके। तो ये बम्बी बकेट की न्यूज़ है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यही पूछा जाएगा कि बम्बी बकेट क्या होती है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली बम्बी बकेट नाम की एक चीज़ जो है वो न्यूज़ में थी, इसका इस्तेमाल किसकी मदद से किया जाता है। तो हमें याद रखना है हेलीकॉप्टर की मदद से किया जाता है या फिर बम्बी बकेट का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। तो अपना जवाब हो जाएगा कि इसका इस्तेमाल फायर फाइटिंग में होता है। प्रोमिनेंटली अगर जंगल की आग है, अगर वाइल्ड फायर्स हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इतना जो है इस न्यूज़ में से अपने काम का है। यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बनाए जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रिसेंटली उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी उसको रोकने के लिए एयरफोर्स ने किस तरीके के डिवाइस का इस्तेमाल किया था, तो उसका भी जवाब अपना बम्बी बकेट हो जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में हमको बात करनी है एनडीआरएफ के बारे में और एसडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड एसडीआरएफ का मतलब होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं और इसमें से कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। मगर पहला क्वेश्चन पहले कि ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आखिर न्यूज़ में हैं क्यों, तो इसका जवाब यह है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के लिए एनडीआरएफ से लगभग 3,500 करोड़ रुपए का जो फंड है वो सैंक्शन किया है फॉर रिलीफ असिस्टेंस फॉर नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो रिलीफ असिस्टेंस दिया जाता है सेंट्रल की तरफ से, वो पैसा तमिलनाडु और कर्नाटक को दिया जा रहा है और एनडीआरएफ के फंड से निकाल कर दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैसा तब दिया जा रहा है जब 1 या 2 हफ्ता पहले दोनों राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने ये बोला था कि ये नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं, पिछले साल हमारे राज्यों में साइक्लोन मिचाउंग के नाम से एक साइक्लोन या एक चक्रवात आया था, इसके अलावा फ्लड्स वगैरह भी काफ़ी तगड़े पड़े थे, इसके अलावा ड्रॉट आ गया था कई कुछ इलाकों में, तो इस सब के चलते काफ़ी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह हुई हैं एंड इन सब के रिलीफ के असिस्टेंस में हमने भाई काफ़ी सारा पैसा अपने एसडीआरएफ फंड से लगाया है। अब उसका कंपनसेशन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, वो अब तक हमको मिला नहीं है, तो आप इनको ऑर्डर करो कि ये पैसा वगैरह इशू करें। इस तरीके की एक याचिका दोनों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसके पहले कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करता या इनको कोई दिशा निर्देश देता सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके पहले इन्होंने एनडीआरएफ के फंड से लगभग 3,500 करोड़ रुपए के आसपास में दोनों राज्यों को सैंक्शन कर दिए। तो इसके चलते एनडीआरएफ फंड जो है वो न्यूज में आ गया और उसी के साथ साथ इस न्यूज में एसडीआरएफ फंड के बारे में भी बातचीत की गई थी, तो उसके चलते एसडीआरएफ फंड भी न्यूज में आ गया। अब ये खबर अपने लिए किसी काम की नहीं है एज सच कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया, सुप्रीम कोर्ट चले गए फलाना ठिकाना, मगर कंटेक्स्ट बताने के लिए कि हम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पढ़ क्यों रहे हैं, वो ये न्यूज़ मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। तो अपने काम की चीज़ है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम लोग देखेंगे, मगर क्यों देखेंगे वो समझाने के लिए, वो कंटेक्स्ट समझाने के लिए न्यूज़ मैंने आपके साथ में शेयर की थी। चलें अब अपने मेन काम की बात पर आते हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को डिस्कस करते हैं। तो एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। इट इज़ डिफाइंड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यानी कि ये कि साल 2005 में एक कानून पास हुआ था जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस कानून में ये लिखा गया था कि एक फंड बनाया जाएगा और उस फंड का नाम रखा जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो इस पर्टिकुलर फंड की जो स्थापना है वो इस कानून के तहत में की गई है। अब ये जो फंड है इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार इस फंड को मैनेज करती है, इसमें जितना भी पैसा मेंटेन करना है वो पैसा मेंटेन करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है एंड फिर केंद्र सरकार ही इस पैसे का इस्तेमाल करती है। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आपके सामने आ गई तो उस इमरजेंसी की सिचुएशन में जो भी इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है, जो रिलीफ वर्क कराना है बाद में, और रिहैबिलिटेशन अगर कहीं पर करना है किसी भी डिजास्टर के चलते या फिर कोई डिजास्टर आने का अंदेशा है, उसके पहले अगर आप इस तरीके की व्यवस्थाएं करा रहे हो तो इन सारी चीज़ों के लिए जो भी पैसा है वो एनडीआरएफ से दिया जाता है। इसके 2 एग्जांपल्स लेते हैं, उसकी मदद से बात ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगी। सपोज कर लीजिए कि उड़ीसा में एक वार्निंग जारी की जाती है कि भाई 1 हफ्ते में या 5 दिन में या 7 दिन में एक बहुत तगड़ा साइक्लोन आने वाला है और उसके चलते जो तटवर्तीय इलाके हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए अब केंद्र सरकार ने बड़े लेवल पर एक ऑपरेशन चलाया और जितने भी तटवर्तीय इलाके में रहने वाले लोग हैं, कोस्टल इलाके में रहने वाले लोग हैं, सबको उन्होंने किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करवाया। अब जहाँ पर भी इन लोगों को शिफ्ट करवाया जाएगा वहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था करना पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ेगी। जब तक वो चक्रवात वहाँ से निकल नहीं जाता, जब तक वो साइक्लोन वहाँ से चला नहीं जाता जहाँ पर उसको हिट करना है, तब तक इन लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। और जब वो साइक्लोन चला जाएगा उसके बाद फिर से इनको वापस जो है भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको पैसा लगेगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक
थ्रेट, एक डिजास्टर का जो है वो थ्रेट है कि अगर ये सब नहीं किया गया तो फिर बहुत बड़े लेवल पर जान और माल का नुकसान हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए केंद्र सरकार अब ये सारा काम करेगी या स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये सारा काम करेगी। इसमें सेंटर की तरफ से जितना भी पैसा दिया जाएगा वो सारा का सारा पैसा एनडीआरएफ से निकाल कर दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहीं पे लेट से बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक आ गया तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होगा और काफी बड़ी मात्रा में लोगों की जान माल को भी जो है नुकसान होगा। ऐसी सिचुएशन में अर्जेंटली आपको जो भी इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना है, यानी कि जो रिलीफ का सामान भेजना है, लोगों तक खाने पीने के पैकेट पहुंचाने हैं और इमीडिएटली आपको फर्स्ट एड वगैरह का सामान वहां तक पहुंचाना है और भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें वहां पर पहुंचानी है। उसके बाद जो लोग वहां से सुरक्षित जो निकल कर आए हैं, जिनको आप सुरक्षित बचा लोगे, उनको फिर हॉस्पिटल भेजना है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह कराना है। उसके बाद इतने बड़े लेवल पर जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो वहां पर फिर से लोगों को रिहेबिलिटेशन में आपको हेल्प करनी है। इस सब के लिए भी जो पैसा दिया जाएगा वो एनडीआरएफ की तरफ से दिया जाएगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, जिसमें यह बोला गया है कि इट इज अ फंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ड्यू टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर। यानी कि अगर कोई सिचुएशन डिजास्टर की है, अंदेशा भी है कि भाई इसके एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है या फिर डिजास्टर एक्चुअल में हो गया है, दोनों कंडीशन में जो भी आपकी इमरजेंसी का रिस्पॉन्स आपने देना है, जो भी रिलीफ वर्क करना है, जो भी रिहैबिलिटेशन करना है, सारा का सारा पैसा उसके लिए एनडीआरएफ से निकाल कर दिया जाएगा। NDRF is constituted to supplement the funds of a state disaster response funds in case of a disaster of severe nature, provided adequate funds are not available in SDRF। तो NDRF के अलावा एक और फंड होता है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, जिसका नाम है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो NDRF की जिम्मेदारी यह है कि अगर कहीं पर किसी राज्य में कोई घटना होती है, कोई कैलेमिटी आती है, कोई इश्यूज होते हैं, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होगा वो तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही होगी। अब जैसे मध्य प्रदेश में अगर कोई घटना घट जाती है कहीं पर, तो सबसे पहले जो वहां पर रिस्पॉन्ड करने के लिए पहुंचेगी वो तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही होगी। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद आनी है वो बाद में आएगी। अब जो भी अगर इस तरीके के डिजास्टर आते हैं तो स्टेट के पास में भी उसके लिए एक स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है और वो इसकी मदद से इमरजेंसी का जो भी रिस्पॉन्स, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है वो इसकी मदद से करते हैं। एनडीआरएफ को इसलिए बनाया गया है कि कई बार डिजास्टर इतने खतरनाक होते हैं, इतने तगड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि एसडीआरएफ के पास में इतना फंड ही नहीं होता या स्टेट्स के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं होती या फिर उनके पास में एसडीआरएफ में इतना पैसा ही नहीं होता कि वो इसको अकेले हैंडल कर सकें। तो एनडीआरएफ की जिम्मेदारी यह है कि अगर कहीं पर इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई है, इतना बड़ा लेवल पर कैलेमिटी हुई है कि एसडीआरएफ के अकेले के बस की बात ही नहीं है, तो वहां पर फिर उसकी हेल्प करने के लिए, उसको सप्लीमेंट करने के लिए एनडीआरएफ की तरफ से जो है पैसा वगैरह दिया जाता है। एंड एनडीआरएफ का जो अकाउंट है इसको पब्लिक अकाउंट की कैटेगरी में रखा गया है, या फिर पब्लिक अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है, एनडीआरएफ को उसका पार्ट माना गया। तो क्योंकि इसको पब्लिक अकाउंट्स का पार्ट माना गया है, इसके चलते पार्लियामेंट से आपको पहले से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस पर्टिकुलर फंड से पैसा निकालने के लिए। आप जब भी कोई समस्या आती है तो आप इसमें से जो है बिना किसी अप्रूवल के पार्लियामेंट के आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के दो तरीके के फंड होते हैं, एक होता है ये पब्लिक अकाउंट और एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो उसमें से एक पैसा भी निकालने के पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, मगर पब्लिक अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल नहीं लगता, आप डायरेक्टली इसमें से पैसा निकाल सकते हो जब आपको ज़रूरत हो। तो ये अपने को याद रखना है, एनडीआरएफ पब्लिक अकाउंट का पार्ट माना गया है, इसलिए इसमें से पैसा निकालने के पहले पार्लियामेंट से परमिशन नहीं ली जाती। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए पहले आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। और इसको पब्लिक अकाउंट में रखने का सेंस भी बनता है कि अगर एकदम से कोई समस्या आ गई तो आपको जल्दी जल्दी काम करने हैं या फिर जल्दी जल्दी फैसले लेने हैं, आप पार्लियामेंट के पास अब थोड़ी ना जाओगे ऐसी कंडीशन में उनका अप्रूवल वगैरह लेने के लिए। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एनडीआरएफ से पैसा आप किन किन कैलेमिटीज़ के लिए देते हो या फिर किन पर्टिकुलर डिजास्टर्स के आने पर एनडीआरएफ से पैसा निकाल कर दिया जाता है। NDRF guidelines state that natural calamities of cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloudburst, pest attack and cold waves and frost considered to be of severe nature by the government of India and requiring expenditure by a state government in excess of the balance available in its own SDRF will qualify for immediate relief assistance from NDRF। मतलब ये कि अगर इनमें से कोई भी एक घटना घटती है, कहीं पर अगर साइक्लोन आ गया, कहीं पर अगर ड्रॉट पड़ गया बहुत तगड़ा, अगर वहाँ पर सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक अगर बहुत तगड़ा आ गया, फायर के चलते अगर कहीं पे कोई डिजास्टर हो जाता है, कहीं पर अगर फ्लड आ जाते हैं बहुत तगड़े,
या जैसे कि अभी कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में आए थे, या फिर कहीं पे सुनामी आ जाती है, अगर हेल स्टॉर्म हो जाता है, शिलावृष्टि हो जाती है कहीं पे, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पर एवलांचे आ गया, या फिर क्लाउड बस्ट हो गया, इसके चलते बहुत तगड़ी अगर बाढ़ आ गई, पेस्ट अटैक हो गया और आपकी पूरी की पूरी फसलें खराब हो गई, बहुत तगड़ी शीतलहर आ गई और इसके चलते काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई है, या फिर कहीं पर बहुत खतरनाक किस्म का फ्रॉस्ट पड़ गया, बहुत सीवियर नेचर का फ्रॉस्ट पड़ गया और भारत सरकार ने माना कि भाई ये जो फ्रॉस्ट है ये इससे बहुत बड़े लेवल पर जान माल का नुकसान हुआ, तो इनमें से अगर कोई भी घटना होती है और केंद्र सरकार अगर इस बात को एक्नॉलेज करती है कि इस तरीके की घटना को हैंडल करने के लिए जो स्टेट का एसडीआरएफ का फंड है उसमें जो अमाउंट है वो काफ़ी नहीं पड़ेगा, हमको भाई मदद करना पड़ेगी, ऐसी कंडीशन में फिर एनडीआरएफ जो है उसमें से पैसा निकालकर रिलीफ असिस्टेंस के लिए दिया जाता है। एनडीआरएफ ऑल्सो कवर्स मैन मेड डिजास्टर सच एज टेररिस्ट अटैक, केमिकल और बायोलॉजिकल डिजास्टर और न्यूक्लियर डिजास्टर एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो खैर अपने जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं उसकी बात हो गई कि इनमें से कोई भी चीज़ हो गई और केंद्र सरकार ने अगर एक्नॉलेज किया कि एसडीआरएफ में ना तो इतना पैसा है और स्टेट गवर्नमेंट की ना इतनी क्षमता है कि वो इसको अकेले हैंडल कर सकें, तब एनडीआरएफ से जो है रिलीफ वगैरह में मदद की जाती है। ये नेचुरल डिजास्टर की बात है। इसके अलावा मैन मेड डिजास्टर्स भी कुछ ऐसे हैं, अगर इनमें से कोई घटना हो गई तो तब ऐसी कंडीशन में भी जो है अगर केंद्र सरकार चाहे तो एनडीआरएफ से मदद कर सकती है। एक तो कहीं पर अगर टेररिस्ट अटैक हो गया और बहुत बड़े लेवल पर अगर उससे नुकसान होता है तो फिर वहाँ पर एनडीआरएफ से पैसा दिया जाता है। कोई केमिकल अटैक हुआ, कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर हो गया, कोई अगर न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है कहीं पर और केंद्र सरकार अगर नोटिफाई करती है कि भाई हम इसमें एनडीआरएफ से मदद करेंगे, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ और जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स वगैरह करना है, तो उसमें वो सारा का सारा पैसा यहाँ से निकाल कर दिया जाता है। तो अपने को याद रखना है एनडीआरएफ की एलिजिबिलिटी सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स के लिए नहीं है, मैन मेड डिजास्टर्स भी इसकी कैटेगरी में आते हैं, मगर उसको नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है कि वो अगर मानते हैं कि ये डिजास्टर खतरनाक है, इसके चलते नुकसान हुआ है, इन दैट कंडीशन फिर केंद्र सरकार मदद करती है। For availing the NDRF funds, states are required to submit a memorandum indicating the sector-wise damage and needs for fund. The center on its part assess the damage and grants the additional funds to the state. अब एनडीआरएफ से अगर आपको फंड चाहिए तो ऐसी कंडीशन में एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है। स्टेट गवर्नमेंट्स को जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टेट्स चाहते हैं कि भाई हमें एनडीआरएफ से पैसा मिले या केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ फंड के थ्रू मदद की जाए, तो स्टेट्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके यहाँ जो भी डिजास्टर आया था उसके ऊपर एक पूरा का पूरा डिटेल मेमोरेंडम बनाएं और सेक्टर वाइज कितना क्या डैमेज हुआ है और किस किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको कितने कितने फंड की ज़रूरत है, एक एक आइटम के बारे में आपको डिटेल मेमोरेंडम लिखकर देना पड़ता है। एक तो ये काम हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती हैं और वो फिर पूरा असेसमेंट लगाती हैं कि कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान जो है हुआ है और उसको ठीक करने के लिए कितना क्या पैसा लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली जितना स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा या तो उतना पैसा दे देते हैं, और कई बार अगर इनको अपने असेसमेंट में लगता है कि यार ये पैसा कम पड़ेगा जितना स्टेट गवर्नमेंट मांग रही है, इन दैट कंडीशन ये अपनी तरफ से ज़्यादा पैसा भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट ने जितना पैसा मांगा उससे कम ही दिया जाएगा, सेंटर कई बार उससे ज़्यादा की भी मदद करता है। मगर हाँ, ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो राज्य सरकार को खुद एक मेमोरेंडम लिखकर देना पड़ता है कि साहब इतना नुकसान हुआ है, इतना तगड़ा डिजास्टर आया था, इतना इतना पैसा हमें ये सारे काम करवाने में लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डिमांड रख दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरा असेसमेंट वगैरह करा लिया और सब कराकर जो भी उनको लगा कि जितना पैसा स्टेट मांग रहा है वाजिब है तो उतना दे दो, और अगर उनको ऐसा लगा कि यार ये स्टेट वालों ने भी कम असेसमेंट किया है, इनको और ज़्यादा अभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी तरफ से हो सकता है वो एडिशनल फंड्स भी जो है स्टेट को दे दें। The financial assistance for NDRF is for providing immediate relief and is not compensation for loss/damage of properties and crops. In other words, the NDRF amount can be spent only towards meeting the expenses for emergency response, relief and rehabilitation. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NDRF से जो भी पैसा निकाला जाता है, इमरजेंसी में जो भी आपने रिस्पॉन्स, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन देना है उसी में इस्तेमाल किया जाएगा। इमीडिएट रिलीफ के अलावा अगर आप ये चाहते हो किसी को कंपनसेशन वगैरह दिया जाए किसी पर्टिकुलर डैमेज के लिए, प्रॉपर्टी या क्रॉप्स वगैरह का, तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको थोड़ा सा समझना है। सपोज कर लीजिए कि कहीं पर बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक किस्म का जो है सूखा पड़ गया, लोगों की मतलब भूखों मरने की स्थिति आ गई, इस तरीके का जो है सूखा पड़ गया, फसल पूरी की पूरी खराब हो गई, मवेशी वगैरह मर रहे हैं, अब इंसान के पास में पीने का पानी नहीं है, जिंदा रहने के जो है लाले पड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो ड्रॉट पड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक डिजास्टर मान सकती है और उसके बाद फिर एनडीआरएफ से इसके लिए आपको पैसा दे सकती है। अब इस पैसे से आप कर ये सकते हो कि अर्जेंटली अभी लोगों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए,
इनको अगर पलायन करा के किसी और जगह पर लेकर आना है तो फिर वो कैसे करवाया जाए, जब तक फिर मानसून वगैरह नहीं आता और इस जगह पे ड्रॉट की सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे क्या होगा, इस सब चीज़ों में तो आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन है। मगर आप ये नहीं कर सकते कि आप इस पैसे से अर्जेंट वर्क को छोड़कर आप कंपनसेशन बांटने लगो कि तुम्हारी इतनी ज़मीन पर फसल लगी थी, खराब हो गई, तो एक काम करो, तुम्हें इतना पैसा दे देते हैं, तुम्हारे इतने जानवर मरे थे, तुम इतना पैसा ले लो। ये सारे कंपनसेशन के काम तब होते हैं जब आपका डिजास्टर निकल जाता है। इसके लिए फिर दूसरी अलग स्कीम्स होती हैं, सेंटर अलग दूसरे अलग तरीकों से मदद करता है। अर्जेंटली आपको जो फायर फाइटिंग के लिए पैसा चाहिए उसमें हेल्प करने के लिए पैसा एनडीआरएफ से दिया जाता है। तो इसको अपने को याद रखना है। अगर फसल वगैरह खराब होती है और किसानों को कंपनसेशन देना है उसके लिए फिर अलग व्यवस्था है, चाहे आप केंद्र से मांगो चाहे आप कहीं और से करो। एनडीआरएफ का पैसा मगर अर्जेंट, जो भी अर्जेंट सिचुएशन है उसको काउंटर करने में दिया जाता है। सूखा पड़ गया कहीं पर और लोगों की एकदम त्राही त्राही हो रही है तो उनकी जान कैसे बचाई जाए उसमें तो एनडीआरएफ का पैसा लगाया जा सकता है, बट उनकी जो फसल खराब हो गई थी उसका कंपनसेशन देने के लिए फिर आप एनडीआरएफ का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को ध्यान इसको रखना है कि एनडीआरएफ का इस्तेमाल आप इमीडिएट रिलीफ देने के लिए करते हो, ना कि आप वो जो कंपनसेशन या इस तरीके की चीजें जो है वो सब बांटने में आप इसका इस्तेमाल करते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपने को ध्यान रखना है। एनडीआरएफ इज नॉट यूज फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड मिटिगेशन। इसी में एक और बात आ जाती है कि अगर आपको पता है कि भाई आपके यहाँ किसी तरीके का कोई डिजास्टर आ सकता है, जैसे उड़ीसा में अपने को पता है कि हर साल चक्रवात आना ही आना है, वहां पे साइक्लोन हिट करते ही करते हैं, तो उस साइक्लोन से कम नुकसान हो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको जो व्यवस्था करनी है, जो तैयारी करनी है, उसके लिए पैसा एनडीआरएफ से नहीं दिया जाता। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी कि किसी तरीके का डिजास्टर अगर आ जाए तो उस डिजास्टर को काउंटर करने के लिए आप पहले से जो तैयारी करते हो वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहलाती है। इसके लिए आपको जो पैसा या फंड लगते हैं वो एनडीआरएफ से नहीं दिए जाते। इसी तरह अगर कहीं पे कोई नुकसान वगैरह हुआ चुका है, अब वहां पे फिर से रिस्टोरेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए भी एनडीआरएफ का पैसा इस्तेमाल नहीं होता। रिकंस्ट्रक्शन हो गया, मिटिगेशन हो गया, इन सारी चीजों के लिए एनडीआरएफ से पैसा नहीं इस्तेमाल किया जाता। इसके लिए दूसरी स्कीम्स हैं आपके पास में, जैसे नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, उसका पैसा आप रिस्टोरेशन में, रिकंस्ट्रक्शन में और मिटिगेशन में लगा सकते हो। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, इसका पैसा आप प्रिपेयर्डनेस में लगा सकते हो। नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसका पैसा आप लगा सकते हो कि यार डैम्स बनवाए जाएं और ये जो पर्टिकुलर रीजंस हैं जिसके चलते फ्लड्स आ सकते हैं उसको काउंटर किया जाए, सब में तो इस्तेमाल कर सकते हो। इस सब का पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो इस सब में, मगर आप एनडीआरएफ का पैसा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मिटिगेशन इस सब में नहीं लगा सकते। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गई एनडीआरएफ की बात। अब अपन बात करते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में। देखते हैं सर, SDRF या फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इट इज़ अ फंड एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू असिस्ट स्टेट्स इन मैनेजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो ये जो SDRF के फंड है इसको भी भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। भारत सरकार ही जो है उनके द्वारा SDRF या फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स का निर्माण जो है वो किया गया। एंड इनको क्यों बनाया गया है? ताकि राज्यों की जो है मदद की जा सके, जितने भी अलग अलग तरीके के डिजास्टर्स आते हैं उन सबको इफेक्टिवली मैनेज करने में। The SDRF aims to provide financial support for relief, response and mitigation activities during natural और man-made disaster। तो SDRF का भी ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है जो NDRF का है कि अगर कहीं पे किसी तरीके का अगर डिजास्टर हो जाए, चाहे वो नेचुरल किस्म का हो चाहे मैन मेड किस्म का डिजास्टर हो, ऐसी कंडीशन में जो रिलीफ, रिस्पांस और मिटिगेशन की एक्टिविटीज़ होनी है, अब जब अर्जेंटली आपको जो भी काम करना है उसके लिए जो पैसा लगता है वो सारा का सारा पैसा SDRF की मदद से दिया जाता है। तो SDRF का भी वही ऑब्जेक्टिव है जो NDRF का है। मगर जाहिर सी बात है अगर कहीं पे कोई घटना घटती है, अगर किसी राज्य में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी स्टेट की आती है। तो उसके पास में कुछ सफिशेंट अमाउंट में पैसा होना ज़रूरी है ताकि वो जब तक सेंट्रल की तरफ से कुछ मदद आती है या कोई भी आपकी हेल्प आती है तब तक स्टेट अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कर सके ताकि लोगों का राहत और बचाव कार्य का काम जो है वो उसमें किसी तरीके का रोकथाम ना है। उसके लिए SDRF का जो फंड है उसको बनाया गया ताकि स्टेट कोई भी इस तरीके की आकस्मिक समस्या आती तो उसको इफेक्टिवली डील कर सके। पर्पस ऑफ SDRF, the primary purpose of SDRF is to support states in undertaking immediate relief measures in the wake of a disaster। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर अर्जेंटली कहीं पे कोई समस्या हो जाती है तो उसको डील किया जा सके और इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी आपको पैसा लगना है, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह देना है, उसमें ये फंड आपकी हेल्प करता है।
The fund also helps in capacity building of states to handle disasters effectively and efficiently. अब ये एक पॉइंट है जहां पर ये फंड एनडीआरएफ से थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमने ये पढ़ा कि एनडीआरएफ जो है उसकी मदद से आप डिजास्टर को मैनेज करने के लिए पहले से अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसडीआरएफ की कहानी थोड़ी सी अलग है कि ना सिर्फ आप इफेक्टिवली डिजास्टर को हैंडल कर सकते हो, उसके लिए आप इसका पैसा इस्तेमाल करते हो, मगर इस तरीके का कोई डिजास्टर अगर आता है तो उसको इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आप इसका पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। तो एनडीआरएफ का पैसा जो है वो आप सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हो, मगर एसडीआरएफ के पैसे के साथ में एक खास बात है कि कैपेसिटी बिल्डिंग और क्षमताएं वगैरह बनानी है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर फ्लड की बात कर लेते हैं तो अपने को अगर कहीं पे फ्लड आ गया, उस कंडीशन में जो भी बचाव का और राहत का कार्य करना है, एनडीआरएफ का पैसा सिर्फ उसमें लगाया जा सकता है। बट ये फ्लड ना आए, इस फ्लड को आने से रोका जा सके, या फिर अगर ये फ्लड आता भी है तो इसके प्रभाव को कम किया जा सके, इसके लिए अब कहीं पे डैम बनाने हैं, कहीं पे कुछ करना है, कहीं पे कुछ करना है, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके लिए एसडीआरएफ का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपने को याद रखनी है ये बात, एसडीआरएफ का पैसा ना सिर्फ इफेक्टिवली डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए, बट साथ ही साथ ऐसे डिजास्टर्स को आप इफेक्टिवली हैंडल कर सको, ऐसे डिजास्टर्स आए ही ना, और अगर आते हैं तो इनका प्रभाव कम से कम पड़े, इस तरीके की चीज के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एसडीआरएफ असिस्ट इन प्रोवाइडिंग टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल केयर एंड अदर इमरजेंसी मेजर्स। वही बात की कहीं पे कोई घटना घट गई, अब आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, पैसा तो हर चीज में लगता है, लोगों को निकालना है तो उसके लिए इक्विपमेंट लगते हैं और काफी सारी चीजें लगती हैं, लोकली आपको एकदम से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पैसा लग रहा है वो इसमें से दिया जाता है। अब लोगों तक जो भी राहत की सामग्री पहुंचानी है, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए पैसा लगता है, मेडिकल केयर देनी है, और भी बाकी जो इमरजेंसी मेजर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए जो पैसा लगता है वो भी एसडीआरएफ से दिया जाता है। एसडीआरएफ के फंड एलोकेशन को भी डिस्कस करते हैं। एसडीआरएफ इज फंडेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डालती है, जो भी राज्य का अपना एसडीआरएफ बना हुआ है वो भी इसमें कुछ पैसा डालती है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड टू ईच स्टेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन। मतलब ये कि फाइनेंशियल कमीशन हर 5 साल में जो कंस्टिट्यूट होती है वो आपको बकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन लिख कर जाती है कि भैया आपने हर एक स्टेट के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में इतना इतना पैसा डालना है। तो जितना जितना रिकमेंडेशन को मिलता है अकॉर्डिंगली सारे राज्यों के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, आपका रिस्पांस फंड जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उतना उतना पैसा एलोकेट करती है, और ये एलोकेशन एनुअल बेसिस पे होता है, यानी कि साल के साल ये पैसा डाला जाता है। और हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि जितना पैसा फाइनेंस कमीशन ने लिखा है उसमें कोई चेंजेस वगैरह किए जाएं, मगर अगर कहीं पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं तो गवर्नमेंट फिर निर्णय ले सकती है और उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकती है। तो अपने को याद रखना है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में पैसा कौन डालता है। आप स्टेट से अपने दिमाग में आएगा कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डालती है, ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डालती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पैसा डालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा डालती है, फाइनेंस कमीशन ने जितना रिकमेंडेशन किया था साल के साल एनुअल बेसिस पे उतना उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डाला जाता है। जनरली चेंज नहीं करते, मगर अगर वो चाहें तो उनके पास में ये पावर है कि वो फैसला कर सकते हैं कि ये जो पैसा दिया जा रहा है एसडीआरएफ में इसको हमको बढ़ाना है या फिर इसको हमको घटाना है, ये निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। SDRF is primarily available with state governments to meet expenditure of providing immediate relief to victims। ये मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अर्जेंटली कोई समस्या हो गई तो फिर वहाँ पर जो पैसा लगता है इस तरीके के डिजास्टर्स को हैंडल करने में वो यहाँ से निकाला जाता है। जनरली SDRF में जो पैसा पड़ा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 75% डालती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट डालती है अगर आपका जनरल कैटेगरी का स्टेट है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो आपके सारे जनरल कैटेगरी के स्टेट्स हैं इनमें जो SDRF फंड बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें साल के साल 75% पैसा डालती है, बाकी 25% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। और यही बात जनरल कैटेगरी की आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनके ऊपर भी लागू होती है, जैसे चंडीगढ़ हो गया या फिर अंडमान एंड निकोबार हो गया, जो भी जनरल कैटेगरी की यूटीज हैं इन सब के ऊपर भी बात लागू होती है। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है जिस या फिर कोई यूनियन टेरिटरी है स्पेशल कैटेगरी की, जैसे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, सिक्किम स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, सारे के सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर SDRF का जो फंड बना हुआ है उसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पॉइंट के
ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर जनरल कैटेगरी का स्टेट या यूनियन टेरिटरी है तो केंद्र सरकार साल के साल उसके स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 75% पैसा डालती है, यानी कि अगर 100 रुपये पड़े हुए हैं उसमें तो 75 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डाले जाते हैं साल के साल। और अगर कोई स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है तो उसमें अगर 100 रुपये है उसके स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में, तो उसमें तो साल के साल 90 रुपये जो है वो आपकी केंद्र सरकार उसमें डालती है। And as per the Disaster Management Act 2005, NDRF supplements SDRF in case of disaster of severe nature, provided adequate funds are not available in the SDRF. तो ये बात तो अपन ने पहले भी डिस्कस करी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये लिखा गया है कि भाई एनडीआरएफ का पैसा वहां इस्तेमाल किया जाएगा एसडीआरएफ को सप्लीमेंट करने में जहां पे कहीं किसी स्टेट में कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है और एसडीआरएफ में जो फंड्स हैं वो इतने काफ़ी नहीं है, वो नाकाफ़ी हैं कि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने में स्टेट की इफेक्टिवली मदद करें। ऐसी कंडीशन में फिर एनडीआरएफ का पैसा इसमें डाला जाएगा। साथ ही साथ जो भी पैसा आपने इस्तेमाल किया है उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेंगे कि जो भी पैसा आपको एसडीआरएफ में मिला है उसका आपने कैसे क्या इस्तेमाल किया, हर स्टेट को ये सबमिट करना पड़ता है। जब तक आप इस तरीके के सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते तब तक आपको फिर फ्यूचर में और फर्दर एलोकेशन नहीं किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के, ये अपने को पता होने चाहिए। तो ये तो हमने पूरी न्यूज़ पढ़ ली। अब इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं एक एक करके हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो फंड्स हैं इसको बनाया किस कानून के तहत में गया है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा नाम। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो कानून है इसके तहत में इसको बनाया है। और किसने बनाया है? केंद्र सरकार के द्वारा। एनडीआरएफ को भी केंद्र सरकार ने गठित किया है और ये जो एसडीआरएफ है इसको भी केंद्र सरकार ने गठित किया है। एनडीआरएफ को पब्लिक अकाउंट माना गया है और इसमें से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ना सिर्फ कोई डिज़ास्टर अगर आ गया है तो उसको हैंडल करने में या मिटिगेट करने में इसका पैसा इस्तेमाल होता है। किसी तरीके का डिज़ास्टर अगर आने की संभावना भी है, अगर कोई आपके चांसेस या खतरा है, तो वो आने के पहले भी आपको जो बचाव और राहत के कार्य करना होते हैं उसके लिए भी आप एनडीआरएफ का पैसा इस्तेमाल में ला सकते हो। जनरली एनडीआरएफ का पैसा कब यूज़ किया जाता है? जब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है केंद्र सरकार को लगता है अगर वो नाकाफ़ी है, काम इतने में काम नहीं बनेगा, तब एनडीआरएफ से पैसा निकाल कर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एनडीआरएफ से जो पैसा निकाला जाता है वो क्या सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स की कैटेगरी में ही यूज़ किया जाता है? तो जवाब ऐसा भी नहीं है। आपके ना सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज़ या नेशनल डिजास्टर्स, इसके अलावा जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, चाहे टेररिस्ट अटैक, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, किसी भी तरीके का जो हो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। एमसीक्यू यहाँ से ये बनेगा कि सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स के लिए ही जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे हो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल डिजास्टर के केस में इसका पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। तो लॉजिकल तो लगता है सुनने में, बट ऐसा है नहीं। नेचुरल कैलेमिटी के अलावा अगर कोई मैन मेड डिजास्टर है तो वहाँ पर भी इसका पैसा यूज़ किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एनडीआरएफ का पैसा आप डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्या? तो जवाब है नहीं। अगर कोई कांड हो सकता है, कोई किसी तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, उसको रोकने के लिए पहले जो तैयारी की जाती है उसका पैसा एसडीआरएफ से लगाया जा सकता है, उसका पैसा एनडीआरएफ से नहीं दिया जाता है। इमरजेंसी में जो भी काम वगैरह करना है सिर्फ उसी का पैसा एनडीआरएफ से दिया जाता है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है या पहले से जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की या केंद्र सरकार की दूसरी स्कीम्स हैं और उनकी मदद से फिर इसका काम किया जाता है। और एनडीआरएफ के लिए एनडीआरएफ का पैसा कहाँ से लाया जाता है या केंद्र सरकार कहाँ से इस पैसे की व्यवस्था करती है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आइटम छूट गया था। केंद्र सरकार जनरली क्या करती है कि अगर कोई जो भी आपके ऐसे डिवाइसेज या कोई भी आइटम्स या कोई भी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर एक्साइज लग रहा है या कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो एक्साइज या कस्टम ड्यूटी के ऊपर वो सेस लगाते हैं। और सेस जो सेस लगाया जाता है, इससे जितना भी पैसा कमाया जाता है ये एनडीआरएफ में डाला जाता है। हर साल आपका जो बजट आता है उसमें एक फाइनेंस बिल रखा जाता है। इस फाइनेंस बिल में पहले से लिख दिया जाता है कि इतने इतने आइटम्स में ये जो हम एक्साइज कमाते हैं या फिर जो एक्साइज का टैक्स लगाते हैं और जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं उसके ऊपर हम एडिशनल एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का सेस लगा रहे हैं और उससे फिर जो भी पैसा होगा वो एनडीआरएफ में डाल देंगे। The requirement for funds beyond what is available under the NDRF is met through general budgetary resources। अब कई बार क्या होता है कि ये सेस वगैरह लगाकर भी आपने जो पैसा कमा लिया एनडीआरएफ में जो पैसा आएगा, आपको एक अंदाजा है कि यार ये
नाकाफी है। कल को अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक या इस तरीके की चीज आ गई तो इतना पैसा कम पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जो बजट आप लेकर आ रहे हो, उस बजट में आप ये भी करते हो कि इस बजट में आप ये भी करते हो कि अलग से फिर कुछ पैसा आप एनडीआरएफ में डालने के लिए उसका भी प्रावधान कर देते हो। साथ ही साथ आपने एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बना रखी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर में एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी आपने बना रखी है, और वो लोग ये फैसला लेते हैं कि एनडीआरएफ का जो पैसा है कितना, कहाँ पे क्या खर्च होना चाहिए। एंड एक बात और कि साल के साल एनडीआरएफ के अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ खर्च हुआ, इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब जो है वो लगाया जाता है। इसका पूरा ऑडिट होता है, और ये पूरा ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा हर साल किया जाता है। तो इससे ये बात भी इंश्योर बनी रहती है कि पैसा जो है वो सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये भी हमको याद रखना है कि एनडीआरएफ में पैसा लाने का मेन सोर्स क्या है। एक तो सेस लगाया जाता है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी के ऊपर, दूसरा केंद्र सरकार खुद भी जो है बजट में कुछ प्रावधान कर देती है, और उसकी मदद से फिर जो भी पैसा है वो एनडीआरएफ में पड़ा रहता है। अगला समाचार यह है कि भारत और ओमान बहुत जल्दी एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। हाल फिलहाल दोनों देशों के बीच में एक व्यापारिक समझौते के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में ही है। जैसे ही जो भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन बचा है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद में इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, और दोनों देशों के बीच में ये फॉर्मल तरीके से ट्रेड डील जो है हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इंडिया ओमान के साथ में इस तरीके का कोई ट्रेड डील साइन कर रहा है या फिर निगोशिएट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? जवाब यह है कि ओमान एक गल्फ कंट्री है, एंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो ओमान और ईरान के बीच में पड़ता है, ये उसका एक गेटवे है। अगर आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाना चाहते हो, चाहे उसके अंदर जाना चाहते हो उसके बाहर जाना चाहते हो, दोनों कंडीशन में ये देश जो है उसका एक गेटवे है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो पॉइंट है या फिर वो क्षेत्र है जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबल ऑयल शिपमेंट होता है। अब दिक्कत ये हो गई है कि इसराइल का जब से हमास के खिलाफ वॉर चल रहा है, तो हमास के खिलाफ गाजा में जो इसराइल का वॉर है, होते होते अब उसमें ईरान भी जो है एक तरह से इस तरह से कह सकते हैं कि कूद गया है, या फिर ईरान भी जो है कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो गया है, और इसराइल और ईरान के बीच में आपस में जो है कहीं ना कहीं ठनाठनी हो गई है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें मार दी हैं, सारी चीज़ें हो गई। एंड ईरान, यमन में जो ईरान के जो समर्थन वाले हूती रिबल्स हैं, उन्होंने रेड सी का जो रास्ता है उसको बहुत तगड़े तरीके से ब्लॉक कर दिया था बीच में कुछ वक्त तक के लिए। यहाँ से जितने भी ऑयल शिपमेंट्स वगैरह के जहाज आ रहे थे जा रहे थे, तो उनके ऊपर खूब जो है बम्बार्डमेंट वगैरह कर इन्होंने खूब मिसाइलें मारी थी, और वहां से भी जो है इन्होंने शिप्स वगैरह को पास नहीं होने दिया। तो एक तो ईरान का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खुद खतरा बना हुआ है कि ये लोग यहाँ से किसी को जाने आने नहीं देंगे, और दूसरा जो रास्ता है रेड सी के थ्रू, वहां पे ईरान के सपोर्ट वाले जो ये हूती रिबल्स हैं यमन में, वो मिसाइल अटैक कर जहाज जो है ऑयल के पास नहीं होने दे रहा है। इसके चलते आने वाले वक्त में अगर ये इसराइल का वॉर और ज्यादा खिंचता है तो पूरे दुनिया में ग्लोबल ऑयल की बहुत क्राइसिस वगैरह जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए भारत अब ये सोच रहा है कि हमारे पास कोई एक अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, और उस अल्टरनेटिव रूट को ध्यान में रखते हुए ओमान के साथ में डील साइन की गई है। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं ये बात मैं आपको समझाता हूँ मैप की मदद से, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसके एक तरफ यहाँ पे हमको जो देश देखने को मिल रहा है वो है ईरान, और ये जो देश है वो है ओमान। ठीक है जी। तो ये अपना ईरान देश हो गया और ये ओमान हो गया। इनके बीच में ये जो छोटा सा नैरो पाथ आपको देखने को मिल रहा है, इसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में गल्फ देशों से दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई की जाती है। तो अभी जिस तरीके से ईरान और इसराइल की आपस में ठन गई है, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने मिसाइलें मार दी, और आने वाले वक्त में भी लग रहा है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में दुनिया के ऊपर ये दबाव बनाने के लिए कि इसराइल को रोका जाए ईरान के ऊपर हमला करने से, या फिर इसराइल को रोका जाए गाजा में जो भी वो लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं उससे, इसके लिए ईरान चाहे तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता है इसको बंद कर सकता है। यहाँ से होने वाला जितना भी ऑयल का सप्लाई है वो उसको रोक सकता है। एक तो ये चीज़। दूसरा, ये जो दूसरा रास्ता है जहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑयल सप्लाई होता है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसको बोला जाता है, ये जो बहुत छोटा सा इलाका है, इसको बोला जाता है बाब अल मंडेब। यहाँ से अगर आपको ऊपर की तरफ यूरोप में सप्लाई करना ऑयल, या फिर नीचे की तरफ में कहीं पे लेकर जाना हो, दोनों कंडीशन में आपको इस छोटे से चोक पॉइंट से निकलना पड़ता है। अब ये जो दूसरा देश आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ये ओमान हो गया, यहाँ पे ओमान देश जो है खत्म हो जाता है। तो एक तो ये ओमान हो गया, दूसरा ये जो दूसरा देश है इसका नाम है यमन। यमन में चल रहा है सिविल वॉर।
सिविल वॉर में जो हूती रेबल्स हैं, जो यमन की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनको सपोर्ट करता है ईरान। अब ईरान के दिशा निर्देशों पर हूती रेबल्स ने किया ये कि यहाँ से होने वाली जो सप्लाई थी पिछले साल नवंबर दिसंबर के महीने में, जितने यहाँ से जहाज वगैरह जा रहे थे उनके ऊपर खूब मिसाइल अटैक्स वगैरह किए। इसके चलते यहाँ से ग्लोबल जो ऑयल शिपिंग है वो काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो गई। आप सोच के देखिए, अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए कि गल्फ ये ईरान जो है, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी तरीके का ऑयल सप्लाई होने ना दे, और यहाँ पर हूती रेबल्स से बोलकर जितने भी आने जाने वाले जहाज हैं उनके ऊपर मिसाइल अटैक करवाए, ऐसी कंडीशन में ये पूरा का पूरा इलाका जहां से दुनिया की 90% से ज्यादा ऑयल की सप्लाई होती है वो पूरी तरीके से चोक हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो फिर भाई ऑयल की कमी होने लगेगी, और क्योंकि ऑयल के साथ में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर तेल की कमी होगी तो फिर चीजों के दाम बढ़ेंगे, चीजों के दाम बढ़ेंगे तो फिर दुनिया भर में इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट होगी, हमारे देश के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, और फिर दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी, फिर समस्या होने लगती है। तो ऐसी समस्या आने वाले वक्त में ना आए, इसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने ओमान के साथ में एक डील कर ली है। अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसके चलते जो ट्रेड में जो फायदा होना है वो तो होगा ही होगा, मगर देखिए अगर कल को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर किसी तरीके वजह से क्लोज हो जाता है, अब अगर यहाँ से हमको कोई भी तेल वगैरह लेकर आना है और इस रास्ते से हम नहीं निकल सकते तो फिर हम जमीनी रास्ता पकड़ेंगे। यूनाइटेड अरब अमीराट्स के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो उनसे हमको जमीनी रास्ता मिल जाएगा, ओमान के थ्रू हम लोग लेकर जो है अपना तेल यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। इसी तरह से अगर ये रास्ते के चलते गल्फ में हमको सामान भेजना है तो अपना सामान लेकर हम ओमान आ सकते हैं, और ओमान से फिर यूनाइटेड अरब अमीराट्स भी जा सकते हैं, सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं, और भी अगर आगे जाना है तो फर्दर जा सकते हैं। ये रास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो उसके चलते हम लोग पूरी तरीके से इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं चोक नहीं होंगे। और अगर ये वाला रास्ता भी अगर बंद होता है तो भी हमारे पास अल्टरनेटिव रहेगा, यहाँ पे यहाँ से भी जो हमारा सामान हमको भेजना है, अगर ये रास्ता सेफ नहीं रहता तो हम लोग वो सामान भी ओमान लेकर आएंगे, यहाँ से ज़मीनी रास्ता पकड़ेंगे, हूती रेबल्स को हम पूरी तरह सर्कमवेंट करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग अपना सामान लेकर आगे फर्दर जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ओमान कुल मिलाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे है, और इसके साथ में समझौता किए बिना ऐसा कुछ आगे हो नहीं सकता था, इसलिए ये व्यापारिक समझौता किया जा रहा है, ताकि कल को अगर स्थितियाँ खराब होती हैं और ये इसराइल और ईरान की जो जंग है अगर इसके असर हम तक भी आते हैं तो एक तो हम लोग इन असर को मिनिमाइज कर सकें, और दूसरा जितना हो सके इससे बचकर हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो पूरे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर भी इन दोनों को सर्कमवेंट कर सकें, दोनों के लिए फिर हम लोग ओमान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सही भी है, इस तरीके की नीति से चलेंगे तो इसराइल और ईरान दोनों में से किसी का पक्ष लेने से भी बच जाएंगे, दोनों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हमारे ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारा का सारा समझौता किया जा रहा है। तो इतनी सारी पेचीदगियों के चलते भारत ओमान के साथ में ये ट्रेड डील साइन कर रहा है। आने वाले वक्त में जैसे ही इसके सारे निगोशिएशंस होते हैं वैसे ही इसके ऊपर फिर जो भी आपकी ऑफिशियल हमको अनाउंसमेंट है वो सुनने को मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है ओमान वाले भी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, अगर उनको भी पता है कि इतने फ़ायदे उठाए जा सकते हैं भारत के द्वारा तो फिर वो लोग भी हमसे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उस हिसाब से वो भी अपनी शर्तें रख रहे होंगे। तो जो भी अल्टीमेटली निगोशिएशन होता है बहुत जल्दी खबरों में आ जाएगा, मगर उसके पीछे की जो वजह है वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है कि मिडिल ईस्ट में जितना भी काम होता है, मिडिल ईस्ट में जो भी कदम उठाए जाते हैं उसके पीछे की वजह सिर्फ तेल है, सिर्फ तेल है और सिर्फ तेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 29 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, बट वो बातें अगले सेशन में। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आज जो 28 अप्रैल है यानी कि संडे का जो दिन है, इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन आता है वो मैंने इस करंट अफेयर में कवर नहीं किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं अलग से आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेकर आऊँगा और उसमें जितने भी फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो मैं आप बहुत इत्मीनान से और डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ आपको, इसलिए वो इसमें करंट अफेयर में मैंने इसको कवर नहीं किया, उसके लिए एक अलग से सेशन लेकर आऊँगा। बाकी इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इस न्यूज़पेपर में वो सारे के सारे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब यहाँ से चाहे यूपीएससी में क्वेश्चन आए, चाहे एसएससी में क्वेश्चन आए, चाहे पीएससी में क्वेश्चन आए, चाहे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आए या कहीं और क्वेश्चन आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों से उसका जवाब देते बनेगा, आप उसे अच्छे से कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कहीं कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो वो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं उनको भी करंट अफेयर्स में कवर करूँगा। बाकी कैसा लगा आपको सेशन ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इसको शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, खुश रहें एंड याद रखें
समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर।